हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नीट की तैयारी सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक कैपेसिटर्स। आप जानते हैं नीट में हर साल कैपेसिटर से वन या मोर देन वन क्वेश्चंस ज़रूर नीट पूछता है। कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस सिर्फ इंडिपेंडेंटली कैपेसिटर्स के साथ लिंक नहीं बल्कि और चैप्टर्स के साथ भी लिंक करके वो पूछने की कोशिश करता है। तो हमने अपनी इस वीडियो में जो क्वेश्चंस चूज़ किए हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि हम लोग और चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को भी अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से कैपेसिटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है जी, दी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, तो नीट 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में शायद आपको पता हो नीट 2 बार कंडक्ट किया गया था कुछ स्टूडेंट्स के लिए। चलिए खैर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चे, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पर पूछा जा रहा है हमें। हो सकता है कि कुछ आप में से कंफ्यूज्ड हों, वो कहें कि Q इक्वल्स टू सी वी होता है और हम लोग C को Q/V लिख सकते हैं। तो शायद कैपेसिटेंस का वैल्यू Q पर भी डिपेंड करता हो और V पर भी डिपेंड करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस का वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ Q एंड V। ना तो वो चार्ज स्टोर्ड पर डिपेंड करता है और ना ही वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो फिर डिपेंड किसके ऊपर करता है कैपेसिटेंस डिपेंड करता है बेटे, दिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मेजरली टू फैक्टर्स। वन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। किसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन? कंडक्टर्स का। और नंबर 2, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटे मीडियम बिटवीन देम। कंडक्टर्स के बीच में जो मीडियम होगा उस पर ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से हम लोग कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। बोथ Q एंड V। ये उन बच्चों के लिए दे रखा है जो कि कंसेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते, सिर्फ फार्मूलाज याद करके जा रहे हैं। तो क्या Q और V पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। सेकेंड ऑप्शन, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। यस, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पर ये डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन, Q ओनली। Q पर तो डिपेंड नहीं करता। V ओनली, V पर भी ये डिपेंड नहीं करता। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए बेटा? सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल हमारे कैपेसिटेंस के बेसिक्स पर क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही चूज किया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर। NCERT ऑलमोस्ट कैपेसिटर चैप्टर में ज़्यादातर फोकस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर रखती है, लेकिन हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें कुछ रिवीजन अपनी स्फेरिकल कैपेसिटर्स की और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की भी करनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, नीट जब कभी भी कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है तो उसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दोनों रिवाइज करके रखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्फेरिकल कैपेसिटर, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर इज R। तो स्फेरिकल कैपेसिटर दो कंसेंट्रिक शेल्स या एक स्फीयर और शेल के अरेंजमेंट से बनता है। इसमें आउटर रेडियस हमें गिवन है R है, ठीक है जी। एंड द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ आउटर एंड इनर स्फीयर इज डेल्टा R। आउटर और इनर स्फीयर के रेडियस में जो डिफरेंस है वो डेल्टा R है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है? डेल्टा R का वैल्यू कैपिटल R से बहुत छोटा है। नेक्स्ट, इट्स कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। मुझे उसकी कैपेसिटेंस बतानी है किसके प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप रिकॉल करें, एक जनरल स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें आउटर स्फीयर की अर्थिंग की होती है, उसका कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4πε0 A इंटू बी डिवाइडेड बाय B माइनस A, वेयर A एंड B मैं अगर यहाँ पर मार्क करूँ इज द इनर एंड आउटर रेडियाई। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि B माइनस A डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज डेल्टा R। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरे पास ये मेरी ऑप्शन बन जाती है 4πε0 AB अपॉन डेल्टा R।
मुझे ये भी गिवन है कि आउटर रेडियस r है, यानी b का वैल्यू कितना है, r गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस में मेरे पास सिर्फ डेल्टा r और कैपिटल R प्रेजेंट है। इनर रेडियस को मुझे किसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप देखिए मुझे ये बताया गया है कि b और a में जो डिफरेंस है डेल्टा r, दैट इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा गैप है b और a में। हम मेरा न्यूमरेटर में यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई आ रहा है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई को मैं अप्रॉक्सीमेटली बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज बी और ए में बहुत छोटा गैप है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं कैसे। लेट्स से बी का वैल्यू 4 था, बी का वैल्यू 4 था, तो ए का वैल्यू इससे थोड़ा सा छोटा है, लेट्स से 3.99 है ना, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी में दोनों इनर और आउटर रेडियस में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा डिफरेंस है बेटे। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे इनका प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 16 ही नहीं आएगा, 4 इंटू 3.99। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वही मैंने बेटे यहाँ पर किया, मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली बी स्क्वायर लिख लिया और बी का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, आर। तो दिस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय डेल्टा आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो हम कैपेसिटेंस को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर की। तो कौन सी ऑप्शन हो गई जी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है बेटे सबको। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर का एक आधा पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं, है ना, फटाफट से। एक तो बात ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आउटर शेल की बजाय इनर स्फीयर की अर्थिंग की गई हो, इनर का रेडियस a लिखा था, आउटर का रेडियस b लिखा था, तो इस केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है बेटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस ए। फिर क्वेश्चन बोलता है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं गया था कि किसकी अर्थिंग कर रखी है। तो बेटे स्फेरिकल कैपेसिटर में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम आउटर स्फीयर की ही अर्थिंग, आउटर शेल की ही अर्थिंग मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर इनर की हो तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है बात है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्फेरिकल कैपेसिटर का, ओके। तो two spherical conductors A1 and A2 of radii R1 and R2 are placed concentrically in air. The two are connected by the copper wire as shown in figure. तो फिर से स्फेरिकल कैपेसिटर है, जैसे हमने बात की, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं यहाँ पर A1 और A2, लेकिन यहाँ पर एक और चेंज किया गया है। तो ये थर्ड केस हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर उसने क्या किया बेटे, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद उसने क्या पूछा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम हमने बताना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, जब टू कंडक्टर्स को वायर से आप कनेक्ट कर देते हैं तो एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि उनके बीच में तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि वो सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाते, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। इसको अच्छे से समझ के देखते हैं बेटे इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को, कि यहाँ पर क्या होगा, किस सिचुएशन में ऐसा हो पाएगा। तो आप देखिए, लेट अस कंसिडर टू स्फेरिकल शेल्स, एक का रेडियाई A है, एक का रेडियाई B है। लेट से इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। मैं अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, लेट से V1 है ना, Q1 V1, इनर शेल का पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज K Q1 बाई A, बिकॉज ऑफ आउटर शेल K Q2 बाई B। अब मैं आउटर का पोटेंशियल अगर लिखूं तो वो होना चाहिए बेटे K Q2 by B because of its own charge, and because of Q1 this should be K Q1 by B। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा बेटे, तो आप देखिए ये फैक्टर K Q2 by B और K Q2 by B दे विल गेट कैंसल्ड आउट, और इन दोनों फैक्टर्स में से K Q1 कॉमन आ जाएगा। तो मुझे ये पता लग रहा है कि कंसेंट्रिक शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल्सो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना,
आ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स का। पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं सिर्फ Q1 पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2 विच इज चार्ज ऑन दी आउटर शेल। तो यहाँ से मुझे एक और PYQ ध्यान में आ रहा है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि मैंने अगर आउटर शेल का चार्ज ट्रिपल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी शेल्स क्या हो जाएगा। तो आउटर शेल के चार्ज के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको डबल करो आप उसको ट्रिपल करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, इसकी मदद से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, और देखते हैं बेटे क्या कह रहा है जी, हमें यहाँ पर मतलब किस बात से था। अब अगर हम लोग इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते, किससे कनेक्ट कर देते, कंडक्टिंग वायर से। अगर वायर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस शुड नाउ बिकम जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के लिए आप देख पा रहे हैं यहां से कब जीरो हो पाएगा, क्या K जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये फैक्टर 1/a माइनस 1/b ये फैक्टर जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, a और b इक्वल नहीं है। तो आप सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा, जब ये फैक्टर Q1 विच इज चार्ज ऑन द इनर शेल वो क्या बन जाएगा, जीरो। चार्ज ऑन द इनर शेल को जीरो बनना चाहिए। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं अगर सोचूं कि सर Q1 इनर शेल का चार्ज था वो तो जीरो हो गया, तो वो चार्ज गया कहां, ऑब्वियसली वो चार्ज सारा का सारा फ्लो करके किस पे चला गया होना चाहिए, आउटर शेल पर चला गया होना चाहिए। यानी जब आप दो कंसेंट्रिक शेल्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने के लिए होल चार्ज गेट्स स्टोर्ड ओनली ऑन आउटर शेल। सारा चार्ज किसके ऊपर स्टोर हो जाना चाहिए, आउटर शेल के ऊपर स्टोर हो जाना चाहिए। ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप फिर से वापस आइए क्वेश्चन पर। अब मुझसे पूछा गया था इसका कैपेसिटेंस, मैंने ये प्रूव कर लिया कि अगर कंडक्टिंग वायर से मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा तो इसका सारा चार्ज, इनर वाले का सारा चार्ज बाहर वाले पे चला जाएगा। यानी सिर्फ चार्ज कौन स्टोर करेगा, आउटर शेल। और अगर सिर्फ चार्ज आउटर शेल स्टोर करेगा तो दिस विल बिहेव लाइक एन आइसोलेटेड शेल ऑफ रेडियस R2, क्योंकि अंदर वाला उसके होने या ना होने से हमें कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा, वो चार्ज स्टोर करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो वो कैपेसिटेंस में भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और एक आइसोलेटेड शेल या स्फीयर का कैपेसिटेंस आप जानते हैं 4πε0 इनटू रेडियस, और इसका रेडियस कितना है बेटे, R2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन कितने सारे कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो गए। नेक्स्ट चलें जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ साइड ए मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम। ओके, तो पहले पढ़ने से ऐसे ना टू प्लेट्स हैं तो दिमाग में आ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन प्लेट्स आपस में पैरेलल नहीं है। ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। डायग्राम में भी इंडिकेट किया हुआ है एज शोन इन फिगर। मुझे फिर भी उसका कैपेसिटेंस बताना है, ठीक। तो पहली बात तो मैंने देखा है कि बच्चे ऐसी ऑप्शंस देके ही घबरा जाते, घबराना नहीं, बेसिक्स के ऊपर देखो, ठीक है, बेसिक्स के ऊपर यकीन रखो अपने। इसको समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटे, आप मुझे उस एग्जाम्पल से समझाओ। मान लो ये अरेंजमेंट ऐसे ना आ करके ऐसा अरेंजमेंट आ रखा होता। मान लीजिए एक ये प्लेट होती बेटे और दूसरी प्लेट इस तरह से होती, लेट से ऐसे प्लेट्स होती है ना, स्टेप्स लेडर की फॉर्म में, है ना, स्टेयरकेस की फॉर्म में, सॉरी। मान लो ये गैप D होता, मान लो ये गैप 2D होता, और मान लो ये गैप 3D होता, और मुझसे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी गई होती, तो मैं कैसे अप्रोच करता। देखो, मैं कहता कि क्यों ना इस रीजन जो ओवरलैपिंग रीजन है इसको मैं एक कैपेसिटर मान लूं, बिकॉज अगर ऐसा करूंगा तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा जिसका प्लेट सेपरेशन D होगा। सिमिलरली एक ये कॉमन रीजन, इसको मैं C2 मान लूं क्योंकि ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, है ना। हम लोग अलग अलग कलर से इनको मार्क कर लेते हैं। ये मेरा एक कैपेसिटर हो गया बेटे, समझ में आ रहा होगा आपको।
एक ये मेरा कैपेसिटर हो गया, लेकिन इसमें मेरा प्लेट सेपरेशन कितना हो गया 2D, और तीसरा मेरा ये कैपेसिटर हो गया जिसमें सेपरेशन कितनी हो गई 3D। अगर मैं C1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो C1 की वैल्यू मैं लिखूंगा कितनी बेटे, एप्सिलॉन नॉट इंटू जो भी इसका एरिया होगा डिवाइडेड बाय D। C2 की बात करूं वो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू जो इसका एरिया होगा, है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने वैसे ही रेफरेंस समझने के लिए माना A1 A2 बोल देते, डिवाइडेड बाय 2D। और C3 की अगर मैं बात करूं तो दैट शुड बी एप्सिलॉन नॉट इसका एरिया डिवाइडेड बाय 3D। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो बैटरी कनेक्टेड होगी वो तो प्लेट्स के अक्रॉस ही कनेक्टेड होगी ना, तो आप देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस होगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C3 के भी अक्रॉस होगा। तो ये तीनों आपस में किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। किस में कनेक्टेड होंगे बेटे, पैरेलल में। अब अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि फिर C इक्वलेंट में सिंपली लिख सकता था पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आपको ये पता लग रहा होगा कि यहाँ पर ये किस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स सेम है। अब इसी की मदद से मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। अब आप इमेजिन करो यहाँ पर जो ये ऊपर वाली प्लेट है, ये पूरी प्लेट इस तरह से जा रही है। यहाँ पर प्लेट्स के बीच में गैप चेंज हो रहा था, लेकिन 3 ही बार हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट के बीच में गैप कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। इमेजिन हो रहा है आपको। अब वहां पर गैप अगर 3 थे तो कितने कैपेसिटर्स माने, 3। यहां पर गैप तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो मुझे कितने कैपेसिटर्स मानने पड़ेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हर कैपेसिटर में गैप चेंज हो रहा होगा। और सेम लॉजिक से, बिकॉज बैटरी तो ऐसे ही कनेक्टेड है ना प्लेट्स के बीच में, तो ये सारे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो छोटे छोटे बीच में बनेंगे, ये सारे आपस में किस में कनेक्टेड होने चाहिए, पैरेलल में कनेक्टेड होने चाहिए। चलिए इसको अप्रोच करके देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, मान लेता हूं यहां से x दूरी पर मैंने एक पतला सा रीजन कंसिडर कर लिया जिसका थिकनेस लेट से dx है। कितना थिकनेस है, dx। तो इसके बिल्कुल सामने आने वाला ऊपर वाली प्लेट का ये रीजन होगा, इसको मैं ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकता हूं। तो ये मेरा एक कैपेसिटर का रीजन बनेगा कि नहीं बेटे, है ना। इसकी मैं कैपेसिटेंस लिखने के बारे में सोचता हूं। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया कितना होगा, अगर आप इमेजिन करो, देखो ये जो प्लेट है, ये जो हिस्सा है प्लेट का, इतना हिस्सा, ये प्लेट का हिस्सा, इसका थिकनेस तो हमने बोला dx है, लेकिन ये ओवरऑल एक स्क्वायर थी ना बेटे। यहां पर लाइन दिख रही है तो आप समझ रहे हैं, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बाकी प्लेट होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बाकी प्लेट होगी। तो ये लेंथ इसकी dx है, तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इसका लेंथ a होना चाहिए। तो इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ ADX होना चाहिए बेटे, बिल्कुल होना चाहिए, डिवाइडेड बाय थिकनेस, गैप बिटवीन दी प्लेट्स D। अब आप सोचो ये गैप कितना गिवन है, दिस गैप इज गिवन टू बी D, ये गैप D है, लेकिन क्या इन प्लेट्स के बीच में भी गैप D है, नहीं है। इन प्लेट्स के बीच में गैप ढूंढने के लिए मुझे अभी ये वाला गैप भी ढूंढना पड़ेगा। ये कैसे ढूंढ सकता हूं, आप रिकॉल करो, मुझे ये एंगल गिवन है अल्फा। अगर आप देखो, मैं सिर्फ ऊपर वाली प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, इस लाइन को हम डॉटेड शो कर देते हैं, ऊपर वाली प्लेट को मैं शो कर रहा हूं, ये मेरी ऊपर वाली प्लेट है बेटे। ये एंगल कितना गिवन है, अल्फा। मुझे ये गैप ही तो पता करना है। ये गैप कितना था, नीचे से देखें तो x था, समझ रहे, अल्फा है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर बेस अगर x है तो दिस शुड बी x tan अल्फा, समझ रहे बात को, दिस शुड बी x tan अल्फा। तो ये गैप d है, ये गैप x tan अल्फा है, तो प्लेट सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, d प्लस x tan अल्फा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटे। तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर और एक चीज का ध्यान रखें यहां पर, मुझे ये भी गिवन था क्या, कि अल्फा जो है वो बहुत छोटा एंगल है। आप रिकॉल करो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, अगर एंगल छोटा है
तो मैं tan अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली अल्फा लिख सकता हूं बेटे। तो यहां पर भी मैं ऐसा कर सकता हूं, ये स्मॉल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स अल्फा मेरे पास रह जाएगी। और जैसा कि हमने बात किया था, ये सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स आपस में किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। और पैरेलल में सिंपली ऐड कर सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढने के लिए। यहां पर ऐड करने का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेट करना। वेरिएबल कौन है? एक्स। x की टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रही है। x का लिमिट कहां से शुरू होगा? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, 0 से a तक। तो ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट a ये कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? इंटीग्रेशन ax प्लस बी, 1 बाई ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय 1 बाई a नेचुरल लॉग ax प्लस बी और प्लस कुछ कांस्टेंट, है ना। यहां पर तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, तो हमें c लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं इसका वैल्यू, तो दिस शुड बी इक्वल टू, आप देखिए कंपेयर करके देखिए, x की जगह पर x है, a की जगह पर क्या है? अल्फा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे पास? 1 बाई अल्फा नेचुरल लॉग d प्लस एक्स अल्फा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a। ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गया। दिस शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय अल्फा। मैं यहां पर लिमिट पुट करता हूं, तो अपर लिमिट इज a, तो दिस बिकम्स d प्लस x की जगह पर a आ जाएगा, d प्लस a अल्फा माइनस नेचुरल लॉग 0 पुट करूंगा तो ये d ही बच जाएगा मेरे पास। यहां पर आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी याद आना चाहिए, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m माइनस लॉग n को हम लॉग m बाई n लिख सकते हैं, यानी ये रेंज, ये इक्वेशन हमारे पास d प्लस a अल्फा डिवाइडेड बाई d बन जानी चाहिए। आप इसी को ही रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट a बाई अल्फा नेचुरल लॉग 1 प्लस a अल्फा बाई d। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। फटाफट से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। एप्सिलॉन नॉट a बाई अल्फा, एप्सिलॉन नॉट a बाई अल्फा सब में गिवन है जी। 1 प्लस क्या आ रहा है जी मेरे पास? 1 प्लस आ रहा है जी मेरे पास a अल्फा बाई d, 1 प्लस a अल्फा बाई d, 1 प्लस a अल्फा बाई d। सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना बेटे। अब 2025 को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ गई है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस भी अब प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं जी। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू पोटेंशियल V। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ये ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अब ये कैपेसिटर के अंदर फ्लक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट था, उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है। थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, मैं अगर कैपेसिटर ड्रॉ करूं बेटे, पैरेलल प्लेट बना लूं, कोई भी बना लूं, एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है, मुझे फ्लक्स ढूंढना है थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो कि किसको इनक्लोज कर रहा है? पॉजिटिव प्लेट को। ये मेरा एक कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। तो मेरा दिमाग क्या कहता है? मैं सोचता हूं कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो क्या मैं इसको गॉसियन सरफेस मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। गॉसियन सरफेस आप रिकॉल करो तो किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। बस गॉसियन सरफेस में एक बात का ध्यान रखना होता है कि गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस। यहाँ पर डिस्क्रीट चार्जेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। वैसे भी ये इसको इनक्लोज करके रखा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स
किसी भी गॉसियन सरफेस से मैं लिख सकता हूं उसका चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इसने कितना इनक्लोज किया होगा, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का चार्ज Q, क्या मैं CV लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरा फ्लक्स जो है CV बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? टू इंक्रीज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर हम जानते हैं एक प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों प्लेट्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती हैं। मुझसे ये पूछ रहा है कि इनका फोर्स बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और मेरे पास ये बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी है। इस तरह की सिचुएशन में दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं बेटे। एक जब बैटरी कनेक्टेड रहती है कैपेसिटर के साथ, और दूसरा जिसमें हमारे पास आइसोलेटेड कैपेसिटर रहता है। दोनों के फंडामेंटल बेसिक्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन कहता कि यहां पर आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो मैं ये सोचता कि जो कुछ भी हो जाए इसका चार्ज मस्ट रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है बेटे। और अगर बैटरी कनेक्टेड हुई तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। फिजिक्स में तो कम से कम इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ हमारे क्वेश्चंस के लिए स्पेशली। तो तब मैं सोचता कि जो कुछ भी हो जाए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को डायग्राम में यहां पर साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। तो जो कुछ भी हो जाए V अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब मुझे फोर्स के बारे में सोचना है। फोर्स को मैं हमेशा एडवाइज करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया लिख करके अप्रोच करें। बहुत सिंपल हमारे पास सारी फॉर्म्स बनानी हो जाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किस तरह से लिख सकते हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को मैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं और V बाई डी भी लिख सकता हूं। कौन सी अप्रोच से मुझे फायदा होगा? क्या Q कांस्टेंट रहेगा? क्या ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है? नहीं है। तो क्या कांस्टेंट रहेगा? V कांस्टेंट रहेगा। मैं Q इंट्रोड्यूस करके अपने वेरिएबल्स को क्यों बढ़ाऊं? मैं V इंट्रोड्यूस करता हूं जो कि मुझे पता है कांस्टेंट है, वो वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, तो दिस बिकम्स V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इनटू एरिया। अब सोचते हैं फोर्स कैसे इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। V बढ़ाने की बात कर रहा है। V स्क्वायर के साथ फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है, तो V अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, तो A मस्ट बी आ करेक्ट ऑप्शन। B देखते हैं। डिक्रीज द सेपरेशन, D प्लेट सेपरेशन कम कर दी जाए। प्लेट सेपरेशन के साथ फोर्स इनवर्सली रिलेटेड है। D अगर कम करोगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा, यानी B भी हमारी एक करेक्ट ऑप्शन है। C इंक्रीज द प्लेट एरिया ऑफ द कैपेसिटर। प्लेट एरिया बढ़ा देंगे तो फिर से फोर्स क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, तो C भी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? A, B एंड C तीनों से ही हमारा फोर्स इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ ही वो पॉइंट भी रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सर आइसोलेटेड कैपेसिटर होता तो क्या आंसर आता, ये भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर होता, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर में V बाई डी लिखने में फायदा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, या Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब क्या कांस्टेंट है? Q। तो मेरा फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट बन जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो तब मैं फोर्स इससे सोचता, समझ रहे? तब फर्स्ट ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बैटरी है ही नहीं, तो उसको चेंज करने का कोई तुक नहीं बनती। सेकेंड ऑप्शन, प्लेट सेपरेशन चेंज करने से क्या फोर्स को कोई फर्क पड़ता है? क्या मेरे एक्सप्रेशन में प्लेट सेपरेशन आ रही है? नहीं आ रही है, उससे कोई फर्क फोर्स को नहीं पड़ता। चाहे प्लेट सेपरेशन बढ़ाऊं चाहे कम कर दूं, फोर्स कांस्टेंट रहना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन, प्लेट एरिया बढ़ाने से तब क्या फर्क पड़ता है? प्लेट एरिया बढ़ाने से तब फोर्स डिक्रीज हो जाता। आई होप दोनों केसेस आपको क्लियर होंगे यहां पर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एन अरेंजमेंट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी एंड अ पुली ब्लॉक सिस्टम इज शोन इन फिगर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में ज़रूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि नीट कैपेसिटर का क्वेश्चन सिर्फ इंडिपेंडेंट कैपेसिटर्स को छोड़ के बाकी चैप्टर्स के साथ लिंक करके भी पूछता है। देखते हैं चलिए क्या कह रहा है जी। इफ वन ऑफ द प्लेट्स इज फिक्स्ड, एक प्लेट फिक्स है, ओके, and the other plate is free to move on a horizontal surface, this plate is free to move on a horizontal surface, then for what value of mass m of the block the system will remain in equilibrium। m की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैं एफबीडी बना के देखता हूँ, नीचे इसका वेट mg लगना चाहिए बेटे, स्ट्रिंग में टेंशन t होनी चाहिए, टेंशन की वजह से ये प्लेट राइट स्लाइड करना चाहेगी, लेकिन इस प्लेट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटे। हमें सिस्टम किस में चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, T मस्ट बी इक्वल टू mg, कह सकते हैं T मस्ट बी इक्वल टू mg। एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास। फिर electrostatic force must also balance tension for this plate, T must be equal to electrostatic force। दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे हैं। इतनी बात मुझे समझ में आ रही। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे चार्ज गिवन है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन रिकॉल करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर से दो एक्सप्रेशंस में लिख सकता हूँ, एक बार जब बैटरी कनेक्टेड होगी और एक बार जब आइसोलेटेड कैपेसिटर होगा। क्या यहाँ बैटरी कनेक्टेड है बेटे, नहीं, तो ये कौन सा केस हुआ, आइसोलेटेड कैपेसिटर का। तो मैं अपने फोर्स को फिर से हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू एरिया जब लिखूंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट पुट करना प्रेफर करूंगा, बिकॉज Q इज गिवन टू बी कॉन्स्टेंट। A से A will get cancelled out, epsilon naught से epsilon naught, this becomes Q square by 2A epsilon naught, this must balance mg। तो मास का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, Q square by 2A epsilon naught into g, Q square by 2A epsilon naught into g। कौन सी ऑप्शन, Q square by 2A epsilon naught into g, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है बेटा सबको। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट ओके। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure। तो एक सिंपल पेंडुलम हमें डायग्राम में बताया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में उसने रख दिया है बेटे, ठीक है, ग्राउंडेड किया हुआ है एक प्लेट को, ओके। चार्ज कितना है, Q है बॉब पे, और मास कितना है उसका, m। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, फिर से दो चैप्टर्स के इंटरमिक्सिंग का क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम और कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर आप रिकॉल करो तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई रूट L बाई G इफेक्टिव, याद है, बिल्कुल। G इफेक्टिव अगर मैं बॉब पर कैलकुलेट करूं तो मैं देख रहा हूं कि बॉब का mg तो नीचे लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट शो भी कर रखी है इसने, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। तो नेट रिजल्टेंट यहां कहीं होना चाहिए, और नेट रिजल्टेंट होना कितना चाहिए, अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। नेट रिजल्टेंट को मैं मास इनटू इफेक्टिव ग्रेविटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा G इफेक्टिव, m उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा बेटे, G इफेक्टिव कितना आ जाना चाहिए, अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ G इफेक्टिव, है ना।
और वो वैल्यू मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मेरा टाइम पीरियड का वैल्यू आना चाहिए 2 पाई रूट ऑफ एल बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर. दिस शुड बी माई करेक्ट ऑप्शन. तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होनी चाहिए बेटे मेरे पास? 2 पाई रूट एल बाई जी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए. क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं. क्या कह रहा है जी? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इनिशियली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V. तो एक कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस प्लेट का चार्ज CV, तो इसका माइनस CV. नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2V विद ऑपोजिट पोलैरिटी. 2V अब नई बैटरी के साथ इसको लगा दिया गया है, लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ. यानी जो पॉजिटिव प्लेट थी, लेट्स से दिस वाज प्लेट 1, दिस वाज प्लेट 2, तो अब जो पॉजिटिव प्लेट है उसको बैटरी के लोअर पोटेंशियल टर्मिनल के साथ लगा दिया गया. अब क्या होगा? दिस प्लेट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ओके, पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड टू फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी. हीट और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है. मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि एक ऑप्शन 1/2 होनी चाहिए. बिल्कुल है. वाई? यहां पर एग्जामिनर क्यों 1/2 देना चाहता है? क्योंकि बच्चे को कई बार ऐसा लगता है कि बैटरी जितना वर्क करती है आधा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और आधा हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना? अब क्या ऐसा हमेशा होता है? ऐसा हमेशा नहीं होता है. ऐसा कब होता है सर? ऐसा तब होता है बेटे जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होता है. अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होता तो जितना वर्क बैटरी करती उसका 50% विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड 50% विल गेट विल बी लॉस्ट एज हीट. ठीक है, चलिए खैर हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं. यहां पर क्या कैपेसिटर पहले से चार्ज था? बिल्कुल चार्ज था. एक तो मुझे चाहिए फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, वो मैं सीधा निकाल सकता हूं. फाइनल एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ C इंटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 2V का स्क्वायर यानी 2CV स्क्वायर. ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई. अब मुझे चाहिए हीट. हीट ढूंढने के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूं कि बैटरी जितना वर्क करेगी उससे एक तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा और बाकी बचा विल बी लॉस्ट एज हीट. अब इसको सॉल्व करने के लिए आई रिक्वायर वर्क डन बाय बैटरी. उसके लिए मुझे चाहिए होगा Q फ्लोन. चार्ज कितना फ्लो किया? क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 2V इन दिस केस, है ना बेटे? Q फ्लोन कैसे ढूंढूं मैं? Q फ्लोन हम ढूंढ सकते हैं किसी भी एक प्लेट को अगर कंसिडर कर लें, उसका फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड चाहिए बेसिकली मुझे. अब मैं प्लेट 1 को अगर देखूं तो प्लेट 1 का इनिशियल चार्ज वो CV. प्लेट 1 का फाइनल चार्ज विल बी माइनस 2CV. तो इसका मॉडुलस विल बिकम 3CV. वो वैल्यू मैं यहां पर अगर पुट कर देता हूं 3CV इंटू 2V, दिस कम्स आउट टू बी 6CV स्क्वायर. वो वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं. 6CV स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इज 2CV स्क्वायर. इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस वाज V, तो इनिशियल एनर्जी वाज हाफ CV स्क्वायर प्लस हीट. अब जब ऐसा करेंगे दिस बिकम्स 4CV स्क्वायर प्लस 1/2, तो दिस बिकम्स 9/2 CV स्क्वायर. दिस इज दी हीट जो कि लॉस हुई. अब मुझे इन दोनों का सिर्फ क्या निकालना रह गया बेटे? रेशो. तो रेशो निकालना अब कोई मुश्किल बात नहीं है. हीट डिवाइडेड बाय फाइनल एनर्जी स्टोर्ड मुझे चाहिए. हीट कितनी है? 9CV स्क्वायर बाई 2 और फाइनल एनर्जी कितनी है? 2CV स्क्वायर. ये कैंसल आउट हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी 9/4. तो ये रेशियो शुड बी 2.25. तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए? सेकंड करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए. हमेशा ध्यान रखें बेटे, जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड होगा और आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो वो जब फुल्ली चार्ज होगा तो बैटरी का वर्क आधा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, आधा हीट लॉस में जाएगा. लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा
जब वो इनिशियली अनचार्ज होगा। अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था तो हमेशा ध्यान रखना हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट शोन एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। फिर से ये क्वेश्चन का लैंग्वेज या जल्दबाजी से बच्चा ये क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर सकता है। कैसे? वो पूछ रहा है एनर्जी लॉस्ट बाय बैटरी, तो बच्चा शायद सोचता है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर्स में स्टोर होगी उतनी एनर्जी बैटरी लूज करेगी। नहीं बेटे, अभी तो हमने बात की बैटरी जितना वर्क करती है या जितना एनर्जी वो लॉस करेगी, अपना देगी जितना एनर्जी, आधा विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आधा विल बी लॉस्ट एज हीट। मुझे किसका निकालना है? बैटरी का एनर्जी। बैटरी का एनर्जी यानी वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी अभी हमने लिखा कितना? Q फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q फ्लोन में कैसे निकाल सकता हूं? मुझे यहां पर साफ नजर आ रहा है Q फ्लोन। इनिशियली तो कैपेसिटर्स अनचार्ज ही मानने पड़ेंगे ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कुछ गिवन नहीं था, तो हम मान के चल रहे हैं देवर इनिशियली अनचार्ज्ड। और यही बेसिक्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हमें मान के ही चलना पड़ता है कि देवर इनिशियली अनचार्ज्ड। ओके, Q फ्लोन को मैं फिर C इक्वलेंट इंटू V लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। C इक्वलेंट मेरे पास कितना आएगा? आप देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्वलेंट मस्ट बी 4 माइक्रोफैरेड। दिस 4 माइक्रोफैरेड एंड दिस 4 माइक्रोफैरेड दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C इफेक्टिव मेरे पास होना चाहिए 8 माइक्रोफैरेड। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 12 वोल्ट, उसका स्क्वायर इज 144। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 144 इंटू 8, दिस कम्स आउट टू बी 32, 35, 3, 11। तो 11, 52, 10⁻⁻6, तो मैं इसको 1.152 इंटू 10⁻⁻3 जूल लिख सकता हूं। तो देखते हैं कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 1.152 मिली जूल। क्या इसका हाफ ऑप्शन में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। ये किस लिए दिए रखा है? वो बच्चा जो जल्दबाजी में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को ही मार्क कर देगा कि दिस इज द एनर्जी लॉस बाय बैटरी, जबकि वो सिर्फ 50% कैलकुलेट कर रहा है। मुझसे बैटरी की एनर्जी पूछी गई है, ये नहीं पूछा गया कि कैपेसिटर्स में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ 5 कैपेसिटर्स द नेट कैपेसिटेंस। सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आ गया है जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढने का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पर भी ढूंढ रहे हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी ढूंढी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं जी क्या कह रहा है जी। तो मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q ढूंढनी है, तो ये बैटरी यहाँ पर कहीं कनेक्टेड होगी। मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये दोनों फिर से किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट विल बी 4 माइक्रोफैरेड। मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। ये भी मुझे साफ दिख रहे हैं, ये भी दोनों किस में हैं? सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट विल आल्सो बी 4 माइक्रोफैरेड। तो P और Q में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ नीचे एक कैपेसिटर विच इज़ ऑफ 4 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर इसने ऊपर कनेक्ट कर रखा है विच इज़ ऑल्सो ऑफ 4 माइक्रोफैरेड, और एक कैपेसिटर हमने अभी सॉल्व करके निकाला सीरीज में फिर से ऊपर 4 माइक्रोफैरेड। अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो P और Q में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 4 + 4 + 4 यानी 12 माइक्रोफैरेड। 12 माइक्रोफैरेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q बताना है। अब देखो बेटे, दो टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली कैपेसिटर्स में देखने को मिलते हैं। एक जिनमें हमें क्लियरली ये दिख रहा होता है कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और सिंपल सीरीज पैरेलल का वो अरेंजमेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा सिंपली विजुअलाइज नहीं होता, तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल मेथड यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल मेथड क्या है? हम किसी भी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल अज्यूम कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमारे पाथ में कोई भी एलिमेंट नहीं आ जाता
तब तक पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट आएगा तो ही तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर मान लूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल P है, तो आप देखिए यहाँ से इस पाथ तक जाऊँगा तो इसका पोटेंशियल भी P होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो क्या मैं इसका पोटेंशियल P कह सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर आ गया और कैपेसिटर की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप या गेन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी का पाथ ये वाला कंसिडर करूं तो इसका भी मैं P बोल सकता हूं। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मैं क्या बोल सकता हूं? P बोल सकता हूं। क्या मैं इसका पोटेंशियल P बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर से पाथ में कैपेसिटर आ जाएगा और उसकी वजह से ड्रॉप या गेन आ जाएगा। ठीक है जी। अब Q मान लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? Q, अगर इसका Q है तो इसका भी Q होना चाहिए, इसका भी Q होना चाहिए, और सिमिलरली इस पाथ से जाएंगे तो इसका भी क्या होना चाहिए? Q। आपका पर्पस यहाँ पर क्या है? कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल मार्क कर लेना। क्यों? अब मैं मार्क कर लूँगा तो मुझे कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे कैसे? अगर मैं देखूँ ये पहला कैपेसिटर, इसकी एक प्लेट इज कनेक्टेड टू P, वन प्लेट इज कनेक्टेड टू Q। तो अगर मैं P और Q को रीड्रॉ करूँ तो एक प्लेट P के साथ, एक प्लेट Q के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सेकेंड कैपेसिटर अगर मैं देखूं तो इसकी भी एक प्लेट P के साथ है, एक प्लेट Q के साथ है, तो एक प्लेट P के साथ, एक प्लेट Q के साथ, तो ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड कैपेसिटर का भी एक प्लेट P, एक प्लेट Q के साथ, तो वो भी ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट में कनेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली फोर्थ का भी एक प्लेट Q के साथ, एक प्लेट P के साथ कनेक्टेड है। तो अब मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये चारों कैपेसिटर्स किस में हैं? आपस में पैरेलल में हैं। तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुड बी 4C। एक का कैपेसिटेंस मेरे पास कितना गिवन था बेटे? 4 माइक्रोफेरेड। तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुड बी 16 माइक्रोफेरेड। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर इज अनदर नेम फॉर कैपेसिटर, is connected with the terminals of a battery. Okay, the distance between the plates is 6 millimeter. D is given to be 6 millimeter. ठीक है जी। If a glass plate dielectric constant K equal to 3 of 3 millimeter is introduced between them, the capacity will become. Okay, तो अगर मैं एयर फील्ड या वैक्यूम में कैपेसिटर लूँ तो उसकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए थी एप्सिलॉन नॉट A बाय 6 मिलीमीटर। अब आप रिकॉल करें, इसने डाइलेक्ट्रिक प्लेट अंदर इंट्रोड्यूस कर दी है। अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ थिकनेस T ये इंट्रोड्यूस कर देता है बेटे, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो जो कैपेसिटेंस हो जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। सेम कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम वैल्यू पुट करते हैं, तो C डैश लिख देता हूँ इसको, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D कितना था? 6। T कितना है? 3 मिलीमीटर प्लस 3 बाई K। K कितना था? K वॉज ऑल्सो 3। तो दिस वैल्यू बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। तो मैं दोनों वैल्यूज को अगर डिवाइड कर दूं तो दिस बिकम्स 6 बाई 4, यानी न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स 1.5 टाइम्स द ओल्ड कैपेसिटेंस। तो कितने टाइम्स वैल्यू हो जानी चाहिए? 1.5 टाइम्स। क्लियर है बेटे सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट, प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय D। ओके, नीट 2025 इस साल क्वेश्चन आया, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2025 में। ठीक है जी। प्लेट सेपरेशन D गिवन है। ओके, टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 एंड K2 विथ थिकनेस 3D/8 and D/8 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times than when there was nothing. Okay, तो जब कुछ भी कनेक्टेड नहीं था तो कैपेसिटेंस कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब हमने एक की बजाय कितनी प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं बेटे? 2 प्लेट्स। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, एक का थिकनेस 3D/8, एक का थिकनेस D/2। तो इसके हिसाब से मुझे बताइए अब कैपेसिटेंस कितनी हो जानी चाहिए थी? कैपेसिटेंस हमने पीछे लिखा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस एक प्लेट की वजह से माइनस T1, दूसरी की वजह से माइनस T2 प्लस
T1 by K1 बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्लस T2 by K2 बिकॉज ऑफ सेकेंड प्लेट। इनकी वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं, वैल्यू पुट करते हैं जी। कितनी वैल्यू है जी इनकी? दिस वैल्यू इज 3D by 8, दिस इज D by 2 प्लस 3D by 8 K1 प्लस D by 2 K2। ये मेरे पास सॉल्व करके डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए। इसको तो एज इट इज ही लिख लेते हैं। ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाना चाहिए 8, इनका एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 4 1, तो D by 8। तो ये C डैश आ गया मेरे पास। ठीक है बेटे, अब K1 भी गिवन है कि 1.25 K2 है। ठीक है बेटे, पूछा किसका वैल्यू गया है? K1 का। अब जब वैल्यू K1 का पूछा गया है तो मैं K2 को भी इन टर्म्स ऑफ K1 लिख ही देता हूँ। मुझे गिवन है कि K1 जो है 1.25 K2 यानी 5/4 K1 गिवन है, यानी K2 का वैल्यू शुड बी 4 K1/5। वो वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर पुट कर ही देते हैं। ठीक है, वो वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर ही देनी चाहिए। दिस वाज अवर C डैश। नेक्स्ट पेज पे ले चलें इसको। C डैश कितना आया था जी? C डैश आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D by 8, 3D by 8 K1, D by 2 K2। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D by 8 प्लस 3D by 8 K1 प्लस D by 2 K2, और K2 का वैल्यू हमने कितना निकाला? 4 K1 by 5, एंड दिस वैल्यू इज 2 times दी ओल्ड कैपेसिटेंस। और वो वैल्यू पुट कर देते हैं। ओल्ड कैपेसिटेंस हमारे पास कितना था? दिस बिकम्स 5D by 8 K1, 3D by 8 K1, 8D by 8 K1, तो D by K1। और ओल्ड कैपेसिटेंस कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेकर के कैंसल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो D इक्वल्स टू D by 4 प्लस D by 2D by K1, D by 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3D by 4 इक्वल्स टू 2D by K1, D से D विल गेट कैंसल्ड आउट, तो K1 का वैल्यू विल कम आउट टू बी 8/3 यानी 2.66 के करीब हमारा आंसर होना चाहिए। 2.66 कौन सी ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ये मांग रहा था क्वेश्चन, है ना, थोड़ी सी मैनिपुलेशन ये मांग रहा था, लेकिन सिंपल फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था ये। हम लोग एक्सप्रेशन सब लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट कर देते हैं तो कितना कैपेसिटेंस बन जाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? इन द रिपोर्टेड फिगर द कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने इंसर्ट कर दिए हैं क्या जी? डाइलेक्ट्रिक्स। कौन से डाइलेक्ट्रिक्स? एक K दिख रहा है, एक 3K और एक 5K। और हमें क्या बताना है? द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द सेड कैपेसिटर विल बी, तो एरिया ऑफ द प्लेट्स इज गिवन टू बी A। तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर से जितने डाइलेक्ट्रिक्स हों उतने इंडिविजुअल कैपेसिटर्स इमेजिन कर सकते हैं। मैं इस कैपेसिटर को C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ और इसको C3 बोल देता हूँ, और मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। चलिए इनकी वैल्यू निकाल करके देखते हैं जी हम लोग। C1 का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? C1 ये कैपेसिटर कितना कैपेसिटेंस, सॉरी कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिया? K। कितना थिकनेस है? D। तो C1 शुड बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक। C2 की बात करते हैं, इसमें कितना डाइलेक्ट्रिक? 3K, सेपरेशन 2D, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3K एप्सिलॉन नॉट A by 2D। C3 की बात करते हैं, इसमें कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 5K, कितना गैप? 3D, तो दिस शुड बी इक्वल टू 5K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D। और तीनों सीरीज में है तो 1/C इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू 1/C1, सॉरी
1/C1 1/C2 1/C3. LCM will be 15K epsilon naught A. This will become 15D plus 10D plus 9D और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस बन जानी चाहिए 15K epsilon naught A डिवाइडेड बाय 25 plus 9 34D. 15K epsilon naught A by 34D कौन सी ऑप्शन है? 15/34 फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर है बेटे सबको? नेक्स्ट देखते हैं. फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ विल लुक लाइक. तो एक अरेंजमेंट हमें दिखाया हुआ है कैपेसिटर का और हमें इसका पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बताना है. आप देखिए 3 रीजन्स हम लोग प्राइमरली इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. ये रीजन में फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, वैक्यूम में है. इस रीजन क्योंकि कंडक्टर है तो कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए. कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती. चाहे एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर रख दो, चाहे कंडक्टर को खुद को चार्ज दे दो, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. नेक्स्ट, ये रीजन भी वैक्यूम में है तो इसमें भी फील्ड उतनी ही होनी चाहिए जितनी फर्स्ट रीजन में थी. डाइलेक्ट्रिक में क्या फील्ड जीरो होती है? नहीं, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड जीरो नहीं होती है. लेकिन क्या डाइलेक्ट्रिक में फील्ड उतनी ही होगी जितनी वैक्यूम में थी? नहीं, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है ऑफ दैट ऑफ वैक्यूम. तो यहाँ पर फील्ड होगी तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन फील्ड लाइंस की डेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी हमने वैक्यूम में दिखाई है. क्योंकि आप रिकॉल करो, फील्ड लाइंस का डेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इंडिकेट करता है. ये लास्ट रीजन फिर से वैक्यूम में है. अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ डिस्टेंस के साथ, तो मैं कहूँगा कि ये जो रीजन्स हैं, मार्क ही कर देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5. 1 3 और 5 में फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, 2 में फील्ड जीरो होगी. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. 2 में फील्ड जीरो होगी और 4 में फील्ड जीरो तो नहीं होगी लेकिन उतनी भी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी स्ट्रांग वैक्यूम में थी. ये तो होगी फील्ड की बात. और रिमाइंड करता हूँ, फील्ड वाला क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है, तो ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अब ज़्यादा हो गई है. ठीक है, चलिए पोटेंशियल की बात करते हैं. अब मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज पॉजिटिव क्यू, दिस इज नेगेटिव क्यू, फील्ड राइट है. अलोंग दी फील्ड अगर मैं मूव करता हूँ, अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मूव करता हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है. आप रिकॉल करो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है अलोंग दी फील्ड मूव करने से. तो हम भी अलोंग दी फील्ड चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए. पोटेंशियल डिक्रीज अगर कर रहा है बेटे, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी तेजी से पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज होगा. सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड वैक्यूम में है तो इन रीजन्स में पोटेंशियल सबसे तेजी से फॉल करना चाहिए. कंडक्टर में तो फील्ड है ही नहीं तो कोई भी पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट. फिर से इस लाइन के पैरेलल ये लाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए क्योंकि ये भी वैक्यूम में है. अब रीजन 4 डाइलेक्ट्रिक में फील्ड तो इसी तरफ है लेकिन क्या वो उतनी स्ट्रांग है जितनी स्ट्रांग वैक्यूम में थी? नहीं. तो क्या उतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डाइलेक्ट्रिक में जितना वैक्यूम में आएगा? नहीं, उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा. तो ग्राफ तो फॉल ही करेगा लेकिन उतने रेट से फॉल नहीं करेगा जितने रेट से वैक्यूम में कर रहा था. और फिर से लास्ट में वैक्यूम है तो उसी रेट से फॉल करेगा. ये फिर से 1 2 और ये 3, ये वाली लाइंस है ना. अगर रीजन के हिसाब से मैं लिखूं, रीजन के हिसाब से हमने इनको नाम क्या दिए थे? रीजन के हिसाब से हमने बोला था दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. 1 3 और 5 वाली लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, 2 में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और 4 वाली लाइन बीच में होनी चाहिए, उसका स्लोप थोड़ा सा कम होना चाहिए. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी मुझे? तो ऐसा मुझे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है. आप देखिए ये लाइन
ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, कंडक्टर में कोई चेंज नहीं आया है और डाइलेक्ट्रिक में चेंज आया है, लेकिन उतना तेजी से नहीं आया है जितना तेजी से वैक्यूम में आया है, क्योंकि वैक्यूम में फील्ड स्ट्रॉन्गर है देन इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो एक मेरे पास कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का और वो 50 वोल्ट से चार्ज्ड है। इट इज नाउ कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड। इसको 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन 4 माइक्रोफैरेड चार्ज नहीं है। कॉमन पोटेंशियल हमने बताना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं। कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट वैसा ही है बेटे जैसा हमने स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बात की थी कि तब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक कि वो सेम पोटेंशियल नहीं अचीव कर लेते। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन है कॉमन पोटेंशियल का। C1 कितना है 1 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज 50, V2 तो 0 ही है, वो टर्म 0 हो जाएगी। C1 इज 1, C2 इज 4, तो दिस कम्स आउट टू बी 50/5, यानी 10 वोल्ट शुड बी दी कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए। कॉमन पोटेंशियल के बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, रिवाइज करके रखिएगा इनको। ठीक है बेटे, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से कैपेसिटर्स को रिवाइज कर पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ही दिन रह गए हैं नीट में। जितना आप एफर्ट डाल सकते हैं ज़रूर डालिए, बिल्कुल कमी मत छोड़िए, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। थैंक यू।